तो अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी का सिनारियो ये है कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के बाद अपनी पहली जनसभा में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा, जहां से उन्होंने 5,70,128 वोटों से जीत दर्ज की है, उन्होंने अपना मंत्र साझा करा। मंत्र क्या था? सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने वडोदरा की जनता को धन्यवाद दिया और इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहले हुए लोगों की पहली सरकार है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आ गए हैं। जनता को सर झुकाकर उन्होंने नमन करा और कहा कि वो मजदूर हैं और जनता के लिए काम करने के लिए अग्रसर हैं। ये बड़ी खबर है। और नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण दिया है, लगभग 50 मिनट का ये भाषण था। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे चैनल के संपादक वासिंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासिंद्र जी, नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की और ये कहा कि गुजरात में जो बेहतरीन काम करा उसके कारण मुझे दिल्ली भेज दिया है। शरीर का एक एक कण और समय का एक एक क्षण वो लगाएंगे। ये जो स्पीच थी, अगर हम 2012 विधानसभा चुनाव की स्पीच पर बात करें तो उसकी खासियत ये थी कि उन्होंने गुजराती में नहीं बल्कि हिंदी में बात की थी। अब इस स्पीच से महत्वपूर्ण बातें क्या निकल कर आती हैं? निहारिका, नरेंद्र मोदी को लेके उनके विरोधी लगातार ये प्रचार करते रहे हैं पिछले लगभग 12 वर्षों से कि नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति एक वर्ग विशेष के खिलाफ है, एक समाज के एक ऐसे तबके के पक्ष में है जो कि सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सहिष्णुता में विश्वास नहीं रखता है। आज जब नरेंद्र मोदी जीत के बाद पहली बार वडोदरा पहुंचे, जो कि एक अपने आप में ऐतिहासिक जीत है, अभी तक के भारतीय संसद के इतिहास में इतनी मार्जिन से कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता था जितनी मार्जिन से नरेंद्र मोदी जीते हैं। तो जब उन्होंने अपने स्पीच के दौरान वह चीज की सफाई देने की कोशिश की कि उनका कहना था कि जीत मिली है सबके लिए, सबके विकास के लिए, सबके तरक्की के लिए, और उनकी कोशिश होगी कि इस जीत का मतलब समाज के सभी वर्गों के विकास में लगाया जाए, सभी लोगों की तरक्की में लगाया जाए। और दूसरी जो खास बात उन्होंने कही कि यह सच है कि आजादी के बाद जो इस बार का चुनाव हुआ है, ये पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में कि आजादी के बाद जो लोग पैदा हुए देश में उनके बीच में चुनाव था। और ये पहला चुनाव है कि एक ऐसा व्यक्ति एक चुनाव और संवैधानिक प्रक्रिया से गुजर के उस शीर्ष पद पर जा रहा है जो कि आजादी के बाद पैदा हुआ था। उनका इशारा बिल्कुल साफ था कि उनकी सोच भले ही राष्ट्रवादी रही हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हो, बावजूद इसके जब सरकार चलाने की बात आएगी, जब देश के विकास की बात आएगी, तो उनकी कोशिश होगी कि वे सबको साथ लेकर चलें, सबकी मदद से देश का विकास करें। हम नरेंद्र मोदी को सुन लेते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने मीडिया का भी धन्यवाद दिया है, चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दिया है। वो मीडिया है जिसको वो न्यूज ट्रेडर बताते थे, और वो चुनाव आयोग जिसको लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर आजमगढ़ तक जब वो गए थे तो उन्होंने बोला था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं। हालांकि अब उन्होंने धन्यवाद जरूर अदा करा है। सुनते हैं नरेंद्र मोदी को। देश भर के टीवी मीडिया के लोग आज सुबह से चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरा मन करता था अगर बोलूंगा तो बड़ौदा जाकर के, अगर पहला हक है तो बड़ौदा के मेरे भाई रहना। 6 दिन वाह, मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। एक वडोदरा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था, और आपने 5,70,000 वोट मैं
गुजरात की जनता का आभारी हूं तो उन्होंने 26 में से 26 सीटें देकर के और विजय मामूली नहीं है कि गुजरात में मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में 59+% यानी करीब करीब 60% पोलिंग किया। 60%। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक नई मिसाल है। मेरे वडोदरा के भाइयों बहनों, आपको पता है आज आपने 60 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हैं। अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना जरूरी है कि वडोदरा की अगर बात करें 5,70,128 वोटों से नरेंद्र मोदी जीते हैं, तो बीजेपी का उम्मीदवार सबसे ज्यादा वडोदरा अगर इसकी वोट की बात करें यहां से जीता है, और एक लद्दाख से जो सिर्फ 36 वोटों से जीता है वो भी बीजेपी का उम्मीदवार है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस चुनाव का। यहां पर अपने दर्शकों को बता दें, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पूरे देश में मोदी की लहर देखने को मिली है। इतिहास में पहली बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल हुआ है। मोदी लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को 50 सीटों के भीतर समेटते हुए अकेले दम पर बहुमत हासिल किया है। कई राज्य ऐसे रहे जहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का खाता नहीं खुला। वहीं कुछ राज्यों में बीजेपी ने लगभग 80% सीटों पर जीत हासिल कर ली। कुछ क्षेत्रीय दलों पर बात करने की यहां पर जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, वासिंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल के संपादक। आपको नहीं लग रहा है कि क्षेत्रीय जो दल हैं, जो क्षेत्रीय शत्रप हैं, वो पस्त हो गए हैं? खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात कर लूं, बिहार, झारखंड की बात कर लूं, हरियाणा की बात कर लूं, कोई क्षेत्रीय दल वहां दिख नहीं रहा है। निहारिका, ये सच है कि इस बार के चुनाव में जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति है उसका लगभग सफाया हो गया है, खासतौर से काऊ बेल्ट में। लेकिन इस पर डिटेल में जाने के पहले हमको मोदी ने जो अभी बड़ोदरा में भाषण दिया है उसको अपने दर्शकों को और थोड़ा सा उसकी व्याख्या करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि मोदी का आज का जो भाषण हुआ है अब से कुछ देर पहले बड़ोदरा में, उस भाषण के जरिए मोदी ने जहां एक तरफ अपनी एक फेयरवेल स्पीच दी है पूरे गुजरात की जनता के लिए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह जताने की कोशिश की है कि मीडिया के द्वारा या उनके विरोधियों के द्वारा चाहे जो भी उनके बारे में उनकी छवि को लेके भ्रम पैदा किया गया हो, लेकिन जब वे सरकार बनाएंगे और चलाएंगे देश की, तो उनकी सरकार पूरी तरह से संविधान के अनुरूप चलेगी। उस संविधान के अनुरूप चलेगी जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। और इसलिए उन्होंने अपने उस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम लिया और बार बार उनका जिक्र किया कि डॉक्टर अंबेडकर और संविधान और सरकार चलाने के लिए सबके साथ की जरूरत होती है। दूसरा, उन्होंने यह भी जताने की कोशिश की कि सरकार चलाते समय भले ही वे सबको साथ लेके चलेंगे, सबकी मदद से चलेंगे, लेकिन उनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, जिन्होंने जिस वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है सार्वजनिक जीवन में, उस पर भी वे बरकरार रहेंगे। सबका साथ सबका विकास ये चुनावी मंत्र है बीजेपी का। नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में क्या कहा, वो सुन लेते हैं वडोदरा से। वो हमारा स्पिरिट है, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, यही हमारे
नाम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारे स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। ठीक है। यहाँ एक बात अधूरी रह गई थी, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो पस्त क्यों हुए? मुझे लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक पिछले कुछ वर्षों से लगातार इन क्षेत्रीय दलों के नेताओं की जो प्रायोरिटी थी, जो उनका पूरा का पूरा कमिटमेंट था, वह प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बजाय एक परिवार तक में ही सिमट के रह गया था। और शायद इस बार के चुनाव में देश की जनता या उन राज्यों की जनता को मौका मिला कि वे ऐसे परिवारवादी नेताओं या राजनीतिक दलों को सबक सिखाएं। जहां पर क्षेत्रीय दल के नेताओं ने परिवारवाद से ऊपर हट के काम किया, उन राज्यों में आज भी क्षेत्रीय दलों की स्थिति बेहतर है। उदाहरण के तौर पर चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो या हम कहें कि उड़ीसा हो, इन राज्यों में आज भी बीजेपी की लहर के बावजूद, नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद क्षेत्रीय दलों ने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा लचर स्थिति इसलिए देखने को मिली है कि इन राज्यों में यहाँ के क्षेत्रीय दल के नेताओं ने अपनी पार्टी का और अपनी प्रायोरिटी पूरा उसको समेटकर अपने परिवार तक ही सीमित कर रखा था। बिल्कुल। और अगर असम और वेस्ट बंगाल के यहाँ पर ट्रेंड पे, केरल कर्नाटक के ट्रेंड पे बात करें तो कई चौंका देने वाले बातें सामने निकल कर आ रही, खासतौर पर ओडिशा जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। हम अपने तमाम संवाददाताओं का रुख करेंगे। भटिंडा से हमारे साथ जगतार सिंह बुल्लर जुड़ेंगे थोड़ी देर में, ग्वालियर से हमारे साथ शरद श्रीवास्तव मौजूद हैं, लखनऊ से अमिता पारुल जुड़ेंगे और बनारस से अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, सेवा आश्रम से लेकर हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पर अब नरेंद्र मोदी के आने पर चर्चा हो रही है, क्या जानकारी है? 17 मई की क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल निहारिका, ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कल नरेंद्र मोदी 4 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वो गौतौलिया पहुंचेंगे। दर्शन करने के ठीक बाद वो दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में शिरकत करेंगे। गंगा आरती में वो पहले भी 2 बार शिरकत करने की वो कोशिश कर रहे थे, उनकी इच्छा थी वो गंगा आरती में सम्मिलित हों, लेकिन तमाम विरोध और तमाम व्यवधानों की वजह से वो गंगा आरती का दर्शन नहीं कर पाए थे। इसके बाद वो संकट मोचन जाएंगे जहां बजरंगबली के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे जहां पार्टी के पदाधिकारियों से उनकी एक मुलाकात होनी है। उसके बाद उनका एक संक्षिप्त भाषण होना है और संभवतः कल वो इस बात का ऐलान कर देंगे, जो जानकारी मिल रही है कि बनारस की सीट वो अपने पास रखेंगे। ये फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है, जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही वो बनारस के लोगों का धन्यवाद भी देंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि बनारस समेत पूरे पूर्वांचल का विकास वो किस तरीके से करेंगे और उनकी प्रायोरिटीज क्या क्या होगी। निहारिका, अमित, इसके अलावा जानना चाहेंगे जो जीत का मार्जिन है वो क्या है? इसके अलावा कौन कौन से ऐसे दल हैं जिन्होंने अपनी जमानत जब्त करा ली है? ये स्थिति साफ कीजिए। देखिए, सभी दलों की जमानत जब्त हो गई। 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं। 1977 का रिकॉर्ड तो बहुत पीछे छूट गया। इसके साथ ही संभवतः ये ऐसा रिकॉर्ड बना है जो आने वाले 20, 25, 30 सालों में शायद ही टूट पाए, क्योंकि बनारस इस कदर कभी वोट करता नहीं है। इस बार जो पिछले बार की तुलना में 12.5% ज्यादा मतदान हुआ था और पिछली बार 2009 में भी जो 46% का आंकड़ा पहुंचा था वो भी अपने आप में बनारस को देखते हुए अच्छा एक आंकड़ा माना जा रहा था। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और बाकी सभी राजनीतिक दलों की जो है जमानत वो जब्त हो गई है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक जीत है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी को जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी लोगों का समर्थन मिला है। जाति और जो वोटों का ध्रुवीकरण, ये तमाम ऐसे जो पॉलिटिकल जो इस तरीके के फैक्टर्स हुआ करते थे वो सब धराशायी हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को लेकर एक आम मतदाता वोट किया है और उसके पीछे विकास की राजनीति है। उसको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो पूरे पूर्वांचल समेत बनारस की जो छवि है, बनारस की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। शरद श्रीवास्तव का रुख करते हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, मध्य प्रदेश का पूरा अपडेट देंगे। शरद, जो लीडिंग ट्रेंड हमारे पास है 29 सीटों में, उसमें 27 पर बीजेपी आगे दिख रही है, कांग्रेस 2 तक सिमट गई है। क्या जानकारी आप मध्य प्रदेश से जुड़ी दे सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़े आए हैं वो लगभग अब आखिरी ही माने जा सकते हैं। केवल 2 ही सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस आगे चल रही है या जीत उनको हासिल हुई है। एक तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, हालांकि उनकी काफी मजबूत सीट मानी जाती है और जो माना जाता है कि वो उनका गढ़ है। और दूसरी जो सीट है वो कमलनाथ की है छिंदवाड़ा से, वो भी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा कांग्रेस की ओर से जिसने अच्छा प्रदर्शन कर पाया हो। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है, फिर उनमें मीनाक्षी नटराजन हो, अरुण यादव हो या फिर कांतिलाल भूरिया, ऐसे दिग्गज जो नेता हैं कांग्रेस के, उनकी भी हार हुई है यहाँ पर। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और यहाँ पर मोदी की लहर ने भी पूरी तरह से काम किया है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के किले यहाँ धराशायी हो गए हैं। जी आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हमें एक छोटे से अंतराल के लिए रुकना है। वासिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ ऐसे राज्य है जहां पर नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं, वहां पर बीजेपी का गठबंधन टूटा था, लेकिन उसके बावजूद भी असम में जो 14 सीट है उसमें बीजेपी यहां पर लीड करती दिख रही है। साउथ की मैं बात करूं, तमिलनाडु में हालांकि AIADMK है, लेकिन बीजेपी का भी वहीं पे खाता खुला हुआ है। तेलंगाना सीमांध्र की बात करूं, निश्चित तौर पर चौंका देने वाले परिणाम है। YSR कांग्रेस भी टक्कर में है। अभी TDP को के चंद्रशेखर राव ने बधाई दी है। तो साउथ में किस तरीके के संकेत आपको दिख रहे हैं जहां की राजनीति बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत कमजोर है? कर्नाटक में भी अच्छा रिस्पांस है येदियुरप्पा के कारण। निहार का एक अरसे के बाद BS येदियुरप्पा के ही अगुवाई में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी थी और ये बीजेपी नेताओं का एक चिर सपना था कि दक्षिण में बीजेपी का कमल खिलाना है। लेकिन अंदरूनी कलह के चलते और BS येदियुरप्पा पर जो आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके चलते येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और वहां बार बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। और जिसका नतीजा हुआ कि उसके बाद जब वहां विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की वापसी हो गई। लेकिन इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी नेतृत्व ने अपनी उस पॉलिटिकल मिस्टेक को ठीक किया और येदियुरप्पा को पार्टी में वापस लिया। येदियुरप्पा को आगे करके पूरे कर्नाटक में चुनाव लड़ा गया, जिसका नतीजा भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने में काफी हद तक कामयाब नजर आ रही है। जहां तक रही बात नॉर्थ ईस्ट की, और तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या जो है आंतरिक सुरक्षा का है। खासतौर से बोडोलैंड की जो प्रॉब्लम है उसको लेके और बांग्लादेशी घुसपैठियों का पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं को लेके अपनी आवाज बुलंद करती रही है और इस चुनाव में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ी और जिसका नतीजा हुआ कि उन क्षेत्रों में जहां की कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था, इस बार उनका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, पोल परसेंटेज भी बढ़ा है और कई जगहों पर जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिले हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार अपने विरोधियों की तुलना में आगे चल रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में जो 6 पार्टी अलायंस को लीड कर रही थी वो स्थिति बीजेपी के फेवर में क्यों नहीं गई? तमिलनाडु की राजनीति अभी तक बाईपोलर पॉलिटिक्स रही है और देश में ज्यों-ज्यों कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती गई और दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती गई तो उस कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो 2 पार्टियों में बंट गया, खासतौर से तमिलनाडु में। और इस बार भी जयललिता ने बहुत अच्छा वहां परफॉर्म किया है, उनकी पार्टी ने परफॉर्म किया है। लेकिन दक्षिण राज्य और खासतौर से तमिलनाडु में जो बीजेपी ने अलायंस किया था छोटे छोटे राजनीतिक दलों से, सीट भले ही न बीजेपी को उतनी कामयाबी मिली हो सीटों के मामले में, लेकिन परसेप्शन जरूर बना बीजेपी के पक्ष में कि बीजेपी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो सिर्फ काउ बेल्ट में नहीं है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी को लेके एक पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। ये बात आपने काफी इंपॉर्टेंट कही। बीजेपी ने छाप छोड़ दी है, बीजेपी ने दिखा दिया कि भाई दक्षिण में किला बनाने के लिए हमने भूमि पूजन जरूर कर लिया है। की 2 तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। एक तरफ सुषमा स्वराज भोपाल में बीजेपी ऑफिस पहुंच चुकी है, उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कारण ये कि वो विदिशा से जीत चुकी है, लक्ष्मण सिंह को उन्होंने हरा दिया है। वही YSR कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने माना है कि मोदी फैक्टर था, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी बधाई दी है। अब हम सीधे रुख करते हैं पंजाब का, जहां की 13 सीटों पर अगर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं, शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें मिली है। तो ये जो गठबंधन है उसको 6 सीटें मिली है। कांग्रेस के खाते 3 सीटें गई हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीटें यहां पर मिली हैं।
ये अपडेट है। हमारे पास संवाददाता भटिंडा से जगतार भुल्लर जुड़ गए हैं। जगतार, एसएडी बीजेपी गठबंधन ने एक कह सकते हैं डाउन ट्रैक यहां पर देखा है, कांग्रेस भी डाउन रही है, लेकिन एक थर्ड पार्टी यहां पर उभर कर आई है। बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट थी अरुण जेटली को लेकर, एक सेटबैक है। क्या जानकारी पूरे दिन की आप देख सकते हैं पंजाब से जुड़ी हमें? बिल्कुल निहारिका, बात करना चाहूंगा अरुण जेटली बीजेपी के लिए बड़ा नेता हो सकता है, देश के लिए बड़ा नेता हो सकता है, लेकिन अमृतसर सीट के लिए इतना बड़ा नेता नहीं माना गया जितना यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह का वर्चस्व था। और बीजेपी ने सीट अमृतसर तब हम आपके पास रुक करेंगे, थोड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन अब हम तमिलनाडु का रुख करते हैं। तमिलनाडु में जयललिता की AIADMK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसने यहां की कुल मिलाकर 39 सीटों में 9 जीत ली हैं, जबकि 28 पर ये आगे चल रही है, लीडिंग ट्रेंड है। यहां पर बीजेपी 1 सीट पर आगे है, PMK ये एक सीट है जिसपे PMK पॉलिटिकल पार्टी यहाँ की 1 सीट पर आगे दिख रही। मुख्य विपक्षी पार्टी करुणानिधि की DMK का यहाँ खाता नहीं खुला है। शायद यही कारण है कि कनिमोझी ने आज मीडिया से मुखातिब होते कह दिया कि भाई हम सोच रहे हैं कि हमें किसे समर्थन करना है, हमें सोचने दीजिए, लेकिन जो जीता है नई गवर्नमेंट को हम बहुत बहुत उसका स्वागत करते हैं। DMK की तरफ से उसका स्वागत है। तो जयललिता ने भी कुछ ऐसा बोला है, लेकिन किसी तरीके के गठबंधन के संकेत उन्होंने नहीं दिए हैं। लेकिन अगर तमिलनाडु की बात करें तो AIADMK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन जो बीजेपी लेड जो 6 पार्टियों का पूरा गठबंधन था वो कहीं नहीं, ना रामदास फैक्टर यहां पर काम पड़ा, ना विजयकांत का फैक्टर, कोई आगे नहीं है। और जो 2 नई राजनीतिक दल थे उन्होंने मटियामेट कर दी है। तो बीजेपी गठबंधन और वाइको की जो पार्टी थी वो किसी तरीके से यहां पर काम नहीं की है। इस बार के परिणामों में जिस राज्य से मिल रहे परिणामों में सबसे ज्यादा चौंकाया है वो उत्तर प्रदेश के परिणाम है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लगातार हम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर यूपी प्रभारी की बात करें तो वो 50 से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। लेकिन अभी जो लीडिंग ट्रेंड है बीजेपी गठबंधन है, गठबंधन मतलब अपना दल के साथ जो गठबंधन है, 80 सीटों में 73 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अमित शाह 50 सीटों पर हमसे बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि जीत की उम्मीद वो जता रहे हैं, लेकिन ये जो जनादेश 2014 ये मैंडेट 2014 है, ये बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहा है। सीधे हम रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे संवाददाता सुबह से ही हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक जानकारी और देते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार सोनिया राहुल की सीटों को छोड़कर सब पर बीजेपी का कब्जा है। मायावती की BSP 0, हाथी कहीं चला ही नहीं है। यहाँ पर विवेक अधिक जानकारी देंगे। विवेक, आप ये बता रहे थे कि जहां पर बीजेपी ने सोचा ही नहीं, जैसे कि सलेमपुर जहां इतिहास से कहीं जीती नहीं, वहां पर भी जीती, क्या कारण है? दूसरा, अमेठी रायबरेली का अपडेट क्या है, क्या स्थिति अभी चल रही है, कितने राउंड की काउंटिंग हो गई? अमेठी और रायबरेली में डिक्लेयर कर दिया गया है परिणाम, और वहां अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी जीत चुके हैं। बगल की सीट सुल्तानपुर भी डिक्लेयर हो चुकी है, वहां से वरुण गांधी जीत चुके हैं। जो जीत की आपने वजह बताई, इतनी बड़ी कामयाबी की वजह बीजेपी की, दरअसल ऐसा लग रहा है, जो जानकारों से हमारी तमाम बात हुई है, 1971 का एक ऐसा चुनाव था जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और सीधे जनता से वो जुड़ गई, पार्टी कहीं पीछे रह गई और सीधे जनता से उनका कम्युनिकेशन हुआ और बड़ी कामयाबी मिली थी। लगभग उसी तरह की स्थिति यहां पर नरेंद्र मोदी के कैंपेन में दिखी है कि पार्टी कहीं पीछे हो गई हर सीट पर। चूंकि नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे थे, लोग उबे हुए थे कांग्रेस के शासन से, और एक सीधा संवाद उनका जनता के साथ हुआ और हर सीट पर चूंकि वो लड़ रहे थे ये जाहिर किया गया और उसकी वजह से इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। तो एक तरह से वो उस पैटर्न को ऐसा लग रहा है कि फॉलो किया गया, जैसा कि तमाम जानकार हमसे बात हुई तो वो बता रहे थे कि सीधा जनता से उनका कम्युनिकेशन था। पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, वो सारी चीजें पीछे रह गई और नरेंद्र मोदी चूंकि हर सीट पर लड़ रहे थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वोट पड़े हैं। प्रत्याशी कौन था इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम अपने चैनल के संपादक वासेंद्र मिश्र से बात ही कर रहे थे। हम एक और मेहमान को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। शिवाजी सरकार साहब हमारे साथ मौजूद है। शिवाजी सरकार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसे कारण रहे कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ नेता हैं जो बड़बोलेपन के बयान देते हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सहारनपुर और बागपत सीट की बात करूं, चौंका देने वाले परिणाम आए। पूर्वांचल और बुंदेलखंड ये एक ऐसी बेल्ट है जहां पर मनमोहन सिंह के कुछ केंद्रीय मंत्री थे, वो पूरी तरीके से फ्लश आउट हो गए। बीएसपी के बारे में कहा गया था, बीएसपी बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि हमने भाई 21 मुसलमानों को, 18 दलितों को, इतने लोगों को टिकट दिया, लेकिन बीएसपी को बोला जा रहा था कि साइलेंटली काम कर रही, जीत दर्ज करेगी। क्या कारण है, गायब क्यों हो गई?
देखिए, एक चीज इस इलेक्शन में हुआ, उसमें एक चीज मानना पड़ेगा कि आरएसएस ने जिस तरह से काम किया है, उनके कैडर ने जो काम किया है और जिस तरह से पूरा बूथ मैनेजमेंट किया है और वोटर्स को निकाल के लाए हैं और जो हायर वोटिंग जो हुई है, एक तो वो रहा वजह। दूसरी वजह जो देखने को मिला इस चुनाव में कि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स थी और जितने तरह के वोट बैंक थे वो सब कहीं ना कहीं टूटे। मायावती का जो वोट बैंक है, जिसको माना जा रहा था कि अभी टूट नहीं सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान लोगों ने महसूस किया कि उसमें कुछ बिखराव जरूर देखने को मिल रहा है, पर कोई भी ये मजबूती से नहीं कह पा रहा था कि मायावती का वोट बैंक इस तरह से टूट सकता है। आज वो भी देखने को मिला कि वो भी टूट गया। और टूट के गया कहां? बीजेपी में गया क्या? मोस्टली वोटिंग के पैटर्न के हिसाब से अगर उसका एनालाइज करें तो लगता यही है कि बीजेपी में गया। और सिर्फ वही नहीं, जहां तक कुछ क्षेत्रों से जो आता है खबरें जिस तरह से आ रही है, उससे लगता है कि एटलीस्ट माइनॉरिटीज का भी एक परसेंटेज जो है वो भी टूटकर मोदी के लिए गया। वासिन मिश्र हमारे साथ जुड़े। वासिन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी, 73 पर बीजेपी आ गई, क्या आपको लग रहा है कि ये डेवलपमेंट इश्यूज का वोट है या फिर पोलराइजेशन वाला जो दिमाग है ये काम कर गया? मुझे लगता है कि जिस तरह का परिणाम यूपी में देखने को मिल रहा है, वह न तो जाति के आधार पर समीकरण बना के इस तरह का परिणाम आ सकता था, न वर्ग के आधार पर समीकरण बना के इस तरह का परिणाम आ सकता था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले लंबे समय से इन दो दलों के शासन को लेके काफी निराश हो चुकी थी। कभी बीएसपी की सरकार बनती थी, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी, और केंद्र में जिस तरह की सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह के अगुवाई में, तो उस सरकार को लेके भी उत्तर प्रदेश की जनता में भी देश के बाकी हिस्सों की तरह काफी नाराजगी थी, काफी गुस्सा था। और डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक सुरक्षा, ये मुद्दे बिल्कुल हावी थे जनता के दिमाग में, और सरकारें इन मुद्दों को लगातार इनकी अनदेखी करती रही। तो शायद यही कारण था कि जो एक वोट बैंक माना जाता था, जैसे मुलायम सिंह यादव की पार्टी का जो बेस वोट माना जाता था यादव प्लस मुस्लिम, और मायावती की पार्टी का जो बेस वोट माना जाता था दलित और प्लस मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ये सारे लोग डिसइल्यूजन थे। तो हम कह सकते हैं कि जो शानदार कामयाबी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, वह समाज के सभी वर्गों के समर्थन के कारण ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश। आपके कहने का मतलब है लॉयल वोटर्स फ्लोटिंग वोटर्स में तब्दील हो गए? मेरा मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो या अगड़ी जात के हों, सबने उत्तर प्रदेश की सरकार के जो पुअर गवर्नेंस है उससे दुखी होकर और केंद्र सरकार के जो भ्रष्टाचार है, पुअर गवर्नेंस है, बढ़ती महंगाई है, उससे निराश होकर उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उनके सामने मौजूद है, और इसलिए शायद उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देश की मुख्य धारा से अपने को जोड़ते हुए और मेन स्ट्रीम उसकी सेंटिमेंट से अपने को जोड़ते हुए बीजेपी को इस तरह की शानदार कामयाबी दी है। ठीक है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट समझने की कोशिश करते हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के कारण पीछे गई है? कांग्रेस जो केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई वगैरह वगैरह, और इसके अलावा बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने पूरे दमखम के साथ तैयारी तो कर ली थी लेकिन हाथी कहीं दिखा नहीं। अब 2017 बीजेपी, बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सबकी नजर में 2017 को लेकर चर्चा है या फिर अभी भी लोग बैठे हुए हैं, महामंथन चल रहा है? महामंथन चलेगा ही चलेगा, लेकिन निगाहें जरूर 2017 पर है। बीजेपी की खुद की अपनी निगाह है, उसकी तैयारी अब कल से ही शुरू हो जाएगी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए सोचने का वक्त है, और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जातीय समीकरण के आधार पर जो उन्होंने अब तक राजनीति की है उसका परिणाम आज क्या देखने को मिल रहा है, ये उनकी समझ में भी कहीं ना कहीं आया जरूर होगा। जैसा वासिन जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। अगर जाति को लेकर के आप राजनीति करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इतनी जातियां हैं, उन जातियों में इतना टकराव है कि अगर आप किसी खास जाति के साथ समीकरण बनाएंगे तो उसके अगेंस्ट की जो उसके खिलाफ की राजनीति जातियां हैं वो भी इकट्ठा हो जाती हैं, तो इस तरह के परिणाम नहीं निकल सकते हैं। ये बात सही है बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश में सभी जातियों ने एक तरह से सभी वर्ग के लोगों ने बीजेपी को चुना है और तभी इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा, इस बार जो उत्तर प्रदेश से 80 सांसद जा रहे हैं उसमें एक भी सांसद अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं होगा। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली, एक हैरानी वाली बात भी होगी। इस चुनाव से एक ये नतीजा भी निकला है निहारी का।
विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। पंजाब जाना जरूरी है। हमारे साथ जगदार जुड़े हुए हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे, एसएडी बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस पीपीपी गठबंधन है, कहीं भाई भतीजे की लड़ाई थी, कहीं भाभी देवर मैदान में थे, कहीं पर विनोद खन्ना स्टार पार्क को प्रोजेक्ट करा था। आपके पास अभी जो रिजल्ट शीट है या फिर जो लीडिंग ट्रेंड है, उसमें कौन सा बड़ा चेहरा इन दोनों गठबंधन का आगे दिख रहा है? बिल्कुल, सबसे बड़े चेहरे थे अरुण जेटली और अंबिका सोनी। अंबिका सोनी और अरुण जेटली की हार में ये स्पष्ट हो चुका कि वो ब्लू आई आंखों के तारे हो सकते, हाईकमांड के राजनेता नहीं हो सकते, लोक नेता हो सकते, कि दोनों जो नेता वो बुरी तरह हारे। अमृतसर की बात बतानी चाहूंगा कि जब भी जहां भाजपा ने एक सिख कैंडिडेट मैदान में तारा, वो ही जीता, और बीजेपी ने जब भी कोई हिंदू जेंटलमैन कैंडिडेट मैदान में तारा तो वो हारा ही हारा। सिर्फ नवजोत सिद्धू ही लगातार 3 बार जीत पाएगा। तो इसी तरह जो नागपुर साहब, वो भी सिख हल्का, प्योर सिख हल्का, जट सिख ग्रामीण हल्का, और अंबिका सोनी का गांव पड़ता था, लेकिन जरूर जहां उसकी तरफ जो अकाली दल के प्रेम सिंह चंदू माजरे, वो हैवी वेट साबित हुए। तो इस तरह विनोद खन्ना जो गुरदासपुर से पहले लगातार 3 बार उन्होंने गुरदासपुर सीट जीती, एक दफा हार गए थे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा तकरीबन 5,000 पिछली 5,000 ज्यादा वोटों से जीते, लेकिन जो जीत है बड़ी जीत है, और प्रताप सिंह बाजवा मंथन करे। तो नए चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, वो तो हार गए पंजाब से, लेकिन हरसिमरत जो एक बड़ी जहां लड़ाई थी, एक परिवार की लड़ाई थी, एक सरकार के बीच लड़ाई थी, लेकिन जो हार का मार्जिन वो बहुत कम था। मुख्यमंत्री की बहू थी, डिप्टी सीएम की वाइफ थी, कैबिनेट मिनिस्टर भुल्लर जी, क्या आपको लगता है कि भुल्लर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ी दिक्कत आ गई है, तकनीकी दिक्कत आ गई है। क्या आप पंजाब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो सरकार का नॉन परफॉर्मेंस है, क्या यही वजह है? निहारिका, मुझे लगता है कि पंजाब के चुनाव में बीजेपी के जो नुकसान हुआ है, उसके लिए बीजेपी से ज्यादा अकाली दल जिम्मेदार है। अकाली दल की वहां सरकार चल रही है, और अकाली दल सरकार को लेके उसी तरह की नाराजगी पंजाब की जनता में है जिस तरह की नाराजगी पूरे देश में मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर थी। तो अरुण जेटली अकाली दल की जो एंटी इनकम्बेंसी था उसके शिकार हुए हैं, न कि इस वजह से अरुण जेटली हारे हैं कि वे एक नॉन सिख थे या कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके मुकाबले बड़े नेता थे। अगर कैप्टन अमरिंदर इतने ही पॉपुलर थे, इतने बड़े नेता थे, तो पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का सुपड़ा क्यों साफ हो गया? ये काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे शरद से, जहां पर जो ट्रेंड है 29 सीटों में 27 पर बीजेपी है। पिछली बार 16 पर थी, अब सीधे 27 पर गई है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात कर रहे हैं तो 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में है, यानी कि एक सीट पिछली बार के अगर कंपैरिजन करें तो 1 सीट कम आ रही है। शरद, छत्तीसगढ़ से जुड़ी क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमें? शरद, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, शरद तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अपने पैनल का रुख करते हैं। उत्तराखंड में 5 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की क्लीन स्वीप हुई है। शिवाजी सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। शिवाजी, ये बताइए कि बीजेपी ने जहां जहां दाव लगाया और जहां उम्मीद नहीं थी वहां पर उसको एक अच्छा परिणाम यहां पर देखने को मिला। बीट एंटी इनकम्बेंसी, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी का लहर हो या फिर सिटिंग एमपी की नॉन परफॉर्मेंस हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट, अब कल से मंथन हो जाएगा 21 तारीख तक कि मोदी के कैबिनेट में रहेगा कौन, प्लेसमेंट किसकी क्या होगी। जो नरेंद्र मोदी का भाषण था और जो बीजेपी का जो एक नया प्रारूप देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है उसमें किसको कहां जगह मिलेगी, या फिर उसमें भी आरएसएस ओवरशैडो कर लेगा? नहीं, हर उसमें मुझे नहीं लगता कि आरएसएस ओवरशैडो करेगा। कई निर्णय जो है बीजेपी अपने आप खुद लेती है और उस हिसाब से जो है लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ही माना जाता है, पर कई चीजें ऐसी होती है जिसमें कि बीजेपी के जो नेता है वो सीधे सीधे आरएसएस की बात को पूरी तरह से मानते नहीं है। ये भी अपनी जगह हम देखते हैं। इसलिए ये कहना कि आरएसएस के यहाँ से सुझाव नहीं आएंगे, ये भी शायद सही नहीं होगा। सुझाव जरूर आएंगे, पर बीजेपी उसमें सारे मानेंगे, मुझे ये भी नहीं लगता है। क्योंकि उनको अपने भी कई अपने कंपल्शंस देखने हैं, उनके अंदर की जो अपनी पार्टी की जो रणनीति है उसके हिसाब से कई चीजें तय करनी होगी। तो इसलिए ये मान के चलना कि सारे निर्णय आरएसएस करेगी, मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। और
मेरे ख्याल में इस वक्त जो बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी चिंता जो देखने को मिल रही है वो ये है कि किसको कौन से पद दिया जाए। जैसे कि बात हो रही है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसको दी जाए, तो बात मोस्टली जो आ रही है यशवंत सिन्हा की आ रही है। दूसरी चीज जो भी बात आ रही है कि एक तो है जो बुजुर्ग नेता है, ये जो पुराने नेता है, अच्छे नेता है, उनको कुछ ऐसे पद दिए जाए जो डेकोरेटिव तो हो पर बहुत इफेक्टिव ना हो। अच्छा, तो इस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि जो एज गैप का जो फैक्टर आ रहा है या पुराने नेता और नए नेताओं के बीच में जो फैक्टर का गैप आ रहा है, तो उसमें जो नया ग्रुप जैसा भी है वो मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल। ठीक है वासिन जी, मुझे बताइए, स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी बहन बताए हुए अमेठी में जाकर, अरुण जेटली जो मोदी खेमे के माने जा रहे थे, ये बताइए कि इन लोगों को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है और इनका हारना बीजेपी के लिए क्या लॉस है? क्योंकि अभी वडोदरा में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि गनीमत है कि 26 में से 26 सीटें हम गुजरात की जीते, 25 सीटें जीतते तो ये हेडलाइन बन जाता कि एक सीट क्यों नहीं जीतते। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो भाषण दिया है उन्होंने बड़ोदरा में, उससे बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। पहला तो ये कि सरकार में जब उनकी सरकार काम शुरू करेगी, काम संभालेगी, तो उसका एजेंडा क्या होगा, वो किस नीति को पर आगे चलेगी। दूसरा, जो पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी क्या भूमिका होगी, ये सारी चीजों का उन्होंने संकेत दिया है अपने बड़ोदरा के भाषण में। और जहां तक स्मृति ईरानी, अरुण जेटली का सवाल है, तो चुनाव में इस तरह की जीत हार होती रहती है। ये दो लोगों के हार जाने से न तो पार्टी की सेहत पर न पार्टी के कामकाज पर कोई खास असर पड़ने वाला है। अरुण जेटली के पास राज्यसभा तो बचा रहेगा ना फिर? 17 तक है उनके पास। अच्छा, ठीक है। एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत देने पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। सुभाष चंद्रा ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाकर बीजेपी के राजकुमार सैनी, जो कि जीते हैं, इनको जिताने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करा है। उन्होंने कहा कि लोगों में कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों की वजह से भारी गुस्सा था। उनके मुताबिक ऐसे हालात को बदलने की जरूरत थी और अब बदलाव आ चुका है। देश 2014 की हम बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से 543 सीट पर जो ट्रेंड सामने निकल कर आया, जो हमारे सामने है, 334 पर एनडीए और 61 पर यहां पर यूपीए गठबंधन सिमटता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब क्षेत्रीय दलों की क्या यहां पर भूमिका होगी? 17 मई से लेकर 21 मई तक तमाम पॉलिटिकल अपडेट हम साझा करेंगे। हमारे चैनल के संपादक वासिंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े। वासिन जी, मुझे बताइए कि अब क्षेत्रीय दलों की भूमिका सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होना जा रही है? जैसे कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी पूरी तरीके से वहां पर साफ हो गई है। जयललिता की बात करूं, अभी डेरेक ओब्रेन का बयान आ रहा था कि 3 सीएम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, जैसे जयललिता, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक। ये जो क्षेत्रीय दल है, इनकी भूमिका क्या होगी? महबूबा मुफ्ती भी आज नजर आई। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से जो रिकंसिलिएशन की हम बात कर रहे थे, हम चाहेंगे नई गवर्नमेंट उस पर बात करे। और जयललिता का भी कहीं सॉफ्ट रुख था। ममता बनर्जी आली की कुछ बोले नहीं है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख ने भी तारीफ की है, मोदी फैक्टर की बात की। इन क्षेत्रीय दलों को किस तरीके से लिया जाए? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भले ही इस बात को कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर कि हाँ, सरकार चलाने के लिए नहीं, देश चलाने के लिए सबके साथ की जरूरत है, लेकिन वह जो सबका साथ उनका मतलब है वो 120-125 करोड़ जनता के साथ की बात कर रहे हैं, न कि क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं या राष्ट्रीय दलों की। दूसरा खास बात जो आज उन्होंने अपने बड़ोदरा में बोला है, उनका भाषण अपने आप में उनकी जो भावी सरकार है उसका रोड मैप है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो वैचारिक तौर पर भले ही एक विचारधारा के प्रति पूरा जीवन प्रतिबद्ध रहे हैं, कमिटेड रहे हैं और उस विचारधारा के जरिए वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन जब वो सरकार चलाएंगे तो सरकार चलाने में और देश चलाने में वो किसी भी वर्ग के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जहां तक रही बात क्षेत्रीय दलों की भूमिका की, तो जो स्थिति यूपीए के टाइम में थी क्षेत्रीय दलों की, ब्लैकमेलिंग, बार्गेनिंग, गिव एंड टेक की, वह स्थिति इस जनादेश के बाद अब नहीं बनी है। और इसलिए कोई भी क्षेत्रीय दल इस स्थिति में नहीं है, चाहे वो एनडीए का पार्टनर ही क्यों न हो, कि मोदी की सरकार से किसी भी तरह का खरीद फरोख्त, ब्लैकमेलिंग या बार्गेनिंग की स्थिति में हो।
शिवाजी सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। शिवाजी सरकार, इस बुलेटिन में क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से कि 30 साल बाद ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी ने एक तरफ आधुनिकता की बात की, वही राष्ट्रवाद पर सबसे ज्यादा जोर दिया और चौंका देने वाले परिणाम सामने निकल कर आए। इस चुनाव को भारतीय लोकतंत्र के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? अभी अपडेट यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम, यूके के पीएम, पाकिस्तान के पीएम ने नरेंद्र मोदी को फोन पे बधाई दी है। तो भारत की आंतरिक व्यवस्था और एक विदेश नीति, एक वर्ल्ड के प्रति जिस तरीके से भारत की इमेज है, ये जो चुनाव है, ये बदलाव का चुनाव है, किस तरीके से कनेक्ट करेगा? देखिए, जहां तक इंटरनल वो है, उसमें कई चीजें जो है, इकोनॉमी है, रुपया है, इन सारी चीजों पर सरकार को ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल में सरकार ध्यान देगी और मेरे ख्याल में एक जो अभी तक जो नीति चली आ रही थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, उससे बदल के डेमोक्रेटिकली जो डोमेस्टिक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी करके मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए, मेरे ख्याल में इस बात पर इस बार जोर दिया जाएगा, जिससे कि देश की इकोनॉमी बढ़े, रुपया मजबूत हो। और साथ साथ जो विदेश नीति का है, विदेश नीति मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में जिस तरह से रहा है कि दबकर दूसरों के सामने रहना, उससे हटकर इस बार जो है मेरे ख्याल में सर उठाकर जो विदेशों के जितनी भी शक्तियां हैं उनसे किस तरह से बात की जाए और भारत के हित में किस प्रकार से बात की जाए, उसको स्टैब्लिश करने की बात होगी। क्योंकि देखिए, ये चुनाव सिर्फ बीजेपी के लिए आज का चुनाव नहीं है, 5 साल बाद जब चुनाव होगा उसके लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उसको देखते हुए सारी रणनीति वो तय करेंगे और ऐसे भारत को दिखाना चाहेंगे जिसमें भारत की अस्मिता की जहां तक बात आती है वो सबके सामने रहे। और आने वाले अगले चुनाव में लोगों को, बीजेपी को दोबारा चुनने में परेशानी न हो। मेरे ख्याल में आज से जो सरकार आएगी कल से, वो अगले 5 साल बाद कैसे आगे और चल सके, उस बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि स्वराज, सियासत और सुशासन पर की गई बातें अब अपना असर दिखाना शुरू करें। भारत को बहुत उम्मीद है, कह सकते हैं कि भारत मॉडिफाई हो रहा है, तैयार है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। इंतजार है 17 का भी और 21 का भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवाजी सरकार जी, हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें, विवेक और शरद भी आगे हमारे साथ बने रहेंगे। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही, चर्चा आगे भी जारी है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी संगम।